नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हम बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। और पहले चैप्टर में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज का अभ्यास करेंगे और आपको सही तरीके से एमसीक्यूज किस तरीके से हल करने हैं और विशेष करके जो परिभाषाएं होती है उन परिभाषाओं को कैसे पकड़ना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये ज्योग्राफी की अपनी क्लास अब रेगुलरली आपको मिलेगी। तो देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आइए करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों कि आपको जो है जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठना है। आपको जो नहीं आता है उसको लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है? एक्चुअली देखो, दो चीजें इसमें ध्यान रखना है। एक तो आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, क्योंकि परिभाषा इतनी सारी परिभाषा है ना, वो याद नहीं होती। हालांकि 8-10 परिभाषा ही है पहले चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी परिभाषाओं को याद करने का तरीका भविष्य में भी जब कभी आपको याद करने पड़े तो आपको कीवर्ड पकड़ना है। अब इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, स्थिर नहीं है, लगातार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और मानव कैसा है? क्रियाशील मानव है। तो अब आपको ध्यान हुआ कि दोनों ही गतिशील है। पृथ्वी जो है वो अस्थिर है और मानव है वो क्रियाशील है। तो अब ये दो कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिए और अब कभी भी ये परिभाषा आएगी तो आपको याद हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि सर परिभाषा याद नहीं होती है। तो अब आज के बाद आप इस परिभाषा को कभी भी नहीं भूलोगे। दूसरा क्या है, एक और चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि संबंध कैसे हैं, वो भी परिवर्तनशील है। मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है। पृथ्वी भी परिवर्तनशील क्योंकि अस्थिर है, मानव भी क्रियाशील, वो भी रुका हुआ नहीं है, और संबंध भी कैसे हैं? लगातार बदल रहे हैं। पूरा प्राचीन समय में जैसे संबंध थे मानव और पृथ्वी के बीच में, वो आज बदल चुके हैं। क्योंकि पहले मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो परिभाषा किसकी है? तो चर्चिल सैंपल की है, या एलन सी सैंपल भी हम इसे कहते हैं। मतलब एक सैंपल लिया था उस जमाने में, जो सैंपल लिया था उस सैंपल को आज, मतलब कि दोनों के बीच संबंध कैसा है। तो ये सैंपल, वो जो सैंपल था और आज के सैंपल में जब हम तुलना करते हैं तो सब कुछ परिवर्तित लग रहा है। तो इस तरीके से ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक के साथ आप याद करिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, दूसरा ऑब्जेक्टिव में ना आप ये मत सोचिए कि सर ऑब्जेक्टिव तो हमको सभी याद है। जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो उसके साथ साथ पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। भाई सबसे पहले आग की खोज कैसे हुई थी उसके बारे में इस कथनों में से कौन सा सही है। पहला क्या है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने पृथ्वी की अग्नि की खोज में हमारी मदद की थी। भाई जब कोई भी दो चीजें आपस में टकराने के बाद जब उनमें घर्षण हुआ तो उससे क्या हुआ? अग्नि की खोज हुई। दूसरा है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद नहीं की। तो ये यहाँ तो नहीं की है और यहाँ पर की है। और इसी नेक्स्ट देखो, अगला लिखा है कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने आग की खोज में हमारी मदद की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निकालना क्या था कि कौन सा सही कौन सा है, ये ध्यान रखना था। तो बच्चों पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना है उसी ने तो मदद करी है, नहीं करी तो गलत हो गया। और इसमें डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों का अग्नि से क्या लेना देना, तो इसलिए ऑप्शन सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। ये कथन किसका है? अब फिर से यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो लिखा है संश्लेषित ज्ञान,
पहला सब कीवर्ड तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बात हो रही है संश्लेषित ज्ञान की। दूसरा बात हो रही है भौतिक नियमों की। ये भौतिक नियम देखो यहाँ पे इन प्रकार के कीवर्ड्स को अगर आप पकड़ते हो तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी परिभाषा याद हो जाएगी। तो अब क्या है कि उपर्युक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है? ऑप्शन है आपके पास एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, पॉल विडॉल डी ला ब्लास और हम्बोल्ट। और एक बात और बता देता हूं मैं कि एग्जाम में आपको जैसे जो भी परिभाषा आप पढ़ते हो और परिभाषा पढ़ते जिस भी किसी ऑप्शन पर आपकी नजर पड़ती है और अगर आपको लगता है वही राइट है और आप फटाक से उसको भर देते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, सही से पढ़ने हैं, धैर्य के साथ पढ़ने हैं और फिर आपको उसका आंसर लिखना है। तो बच्चों यहां पे आप ध्यान दोगे कि विडॉल डी ला ब्लास जो है, इस ब्लास ने ये बात करी है। ब्लास देखो भौतिक नियमों की बात करता है। क्या कहता है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है तथा इस पर रहने वाले जो जीव हैं, बात वही है। पृथ्वी और मनुष्य के बारे में फिर से उनके संबंधों को बताया है। तो देखो पिछली वाली जो सैंपल की थी ना, उसमें तो संबंधों को परिवर्तनशील बताया था और इसमें संबंधों को कैसा बताया है? संश्लेषित बताया है। समझ रहे हो ना आप? संश्लेषित बताया है। तो इसीलिए ध्यान रखना, संश्लेषित कौन बताता है? विडॉल डी ला ब्लास। परिवर्तनशील संबंध कौन बताता है? संबंधों को परिवर्तनशील किसने बताया है? तो सैंपल ने बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ये नहीं शब्द पे विशेष ध्यान देना। प्रश्न में कई बार उतावल में बच्चे गलती कर देते हैं। पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा है द्वैधता पर आश्रित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो भूगोल का वर्णन जो है ना, भूगोल का वर्णन बेस्ट तरीके से कौन सा नहीं कर रहा है? तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। भाई आज भी प्रासंगिक है, ठीक है ना? आज भी प्रासंगिक है। तो नहीं है तो गलत हो गया। तो कौन सा कथन नहीं करता? ये नहीं करता। मतलब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का जो विकास हो गया है, तो टेक्नोलॉजी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भी ये हमारे लिए प्रासंगिक है। अगला देखो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अब यहाँ पे बात फिर से वही हो रही है। क्या हो रही है कि पर्यावरण यानी प्रकृति और लोगों यानी मनुष्य, तो दोनों के बीच संबंध की बात हो रही है। लेकिन इस बार के संबंध कैसे हैं? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब यह होता है कि मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति मनुष्य पर निर्भर करती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है ना, ये इसका कारक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसका कौन सा है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई उतना ही ज्यादा हमारे लिए ये सहूलियत हो गई एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करना। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा प्रश्न है नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ क्रम संख्या गड़बड़ हुई है, आगे बढ़ते हैं। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से वापस वही परिभाषा जो पिछले वाले प्रश्न में हमने करी है कि मनुष्य और प्रकृति की जो शक्तियां हैं, भाई मनुष्य के पास भी ताकत है ना? मनुष्य ताकत के बल पर तो चंद्रमा पे पहुंचा है, लेकिन इसी तरीके से प्रकृति भी बड़ी प्रबल शक्तिशाली है। आज से पहले अगर हम सोचें तो प्रकृति से हर चीज जो है वो प्रकृति के हर चीज से मनुष्य डरता था। इसलिए तो प्रकृति के अलग अलग गुणों में मनुष्य ने देवताओं का वास मान लिया। जैसे हवा चली, तेज हवा चली तो हमने उन्हें पवन देवता मान लिया, कभी कहीं आग लग गई तो हमें उन्हें अग्नि देवता मान लिया, कहीं भयंकर बाढ़ आई तो हमने उस प्रकृति के उस तत्व में हमने जल देवता मान लिया। तो इसी तरीके से प्रकृति की शक्तियों और साथ ही साथ मानव समाज के बीच अन्योन्य क्रिया को जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है? क्या नाम है? वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, वो संभववाद है, वो नव निश्चयवाद है, या फिर ये सभी? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब आपने बिल्कुल सही पहचाना। राइट आंसर ये सभी है, इनको इन सभी नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का मतलब जो हमें किसी भू क्षेत्र के बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। तो
तो ऐसा कौन सा है? प्राचीन महाकाव्य। ये महाकाव्य जो है ये हमें भौगोलिक सूचना के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसके अलावा जो यात्रियों के विवरण है, जैसे हमने इतिहास में भी पढ़ते हैं, जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने जो विवरण लिखा उससे हमें हमारे यहाँ की भौगोलिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जो मानचित्र है, मानचित्र देख करके हम भूगोल को जानते हैं और साथ ही बस तो ये है। लेकिन प्राचीन महाकाव्यों से, महाकाव्यों में केवल जो विभिन्न पात्र होते हैं उसके आधार पर कुछ चीजें, गाथा, कहानियां होती है, लेकिन भूगोल के बारे में कोई जरूरी नहीं कि उसमें जानकारी हमें मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी की विषय में सही है? यानी टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, पहला है कि मानव प्रौद्योगिकी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। भाई मनुष्य सफल हुआ है ना, टेक्नोलॉजी आज कहां से कहां पहुंच गई है, इस तकनीकी के बल पर ही तो हम आपको यहां तक पढ़ा पा रहे हैं, आप हमसे जुड़ पाए हैं। और दूसरा प्रश्न है कि, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। बिल्कुल भाई, सूचक होती है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होती है, तो गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जान गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का क्या है, सूचक होती है कि कोई समाज कितना विकसित है, इस बात का सूचक है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस। अब देखो नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, आर्थिक भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? अब भूगोल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें से बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं है। तो आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो जहां अर्थ की बात होती है, जहां वित्त की बात होती है, जहां वाणिज्य की बात होती है, जहां पैसे की बात होती है, तो इसमें देखो संसाधन भूगोल है, उद्योग भूगोल है, कृषि भूगोल है और पर्यावरण भूगोल है। तो इसमें से एक जो है वो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं है, वो है पर्यावरण भूगोल। अब संसाधन भूगोल की बात करें तो बिल्कुल जो है ये उससे जुड़ा हुआ है। उद्योग भूगोल ये भी वित्त से जुड़ा हुआ है, कृषि भूगोल ये भी पैसे से जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्यावरण भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अभी तो इसे सही ढंग से अगर आपने समझ लिया ना बच्चों, हर एक प्रश्न को आप अगर सही ढंग से समझते हो तो और आराम से समझना है, कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करें, कभी भी उतावल नहीं करें। आप अगर देखोगे मुझे ये चैप्टर याद है, तो आप अगर स्पीड में चलोगे तो कुछ चीज़ें रह जाएगी आपकी, इसलिए स्लोली धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासें होगी, 10 से 15 मिनट की हमारी जो क्लासें होगी, उन क्लासेस को आपको बड़े ध्यान से देखना है। रेगुलर अपनी जो क्लासें आएगी अगर आप अटेंड कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप टॉपर बन जाओगे। तो इसीलिए आप लगातार जुड़ते रहिए, कोई भी क्लास मिस नहीं करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो क्लास हमारी जारी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट आंसर जो बताना है आपको, क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल के उपागम में मात्रात्मक क्रांति जो है ना, ये इसका कोई संबंध नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता बिल्कुल मानव भूगोल में आता है। क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब होता है एक क्षेत्र की विशेषता दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है, वहां के लोग भिन्न होते हैं, वहां के रीति रिवाज भिन्न होते हैं, वहां की संस्कृति भिन्न होती है, बहुत सारी चीजें भिन्न होती हैं। दूसरा होता है स्थानिक संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी स्थान विशेष पर जो संगठन होते हैं वो दूसरे स्थान विशेष से भिन्न होते हैं। अन्वेषण और विवरण ये भी जो है वो इसमें मानव भूगोल में शामिल है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? मदर नेचर किसे कहते हैं? सामाजिक पर्यावरण को कहते हैं, भौतिक पर्यावरण को कहते हैं, राजनीतिक पर्यावरण को कहते हैं, या फिर ये सभी को कहते हैं? तो बच्चों माता प्रकृति बिल्कुल जैसा कि स्पष्ट है, भौतिक पर्यावरण जो है, ये जो भौतिक प्रकृति जो है, इस प्रकृति को माता प्रकृति कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है हमारा 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई है? देखो हमने सैंपल की परिभाषा पहले प्रश्न में याद कर ली थी, अच्छी तरह से अगर आप लोगों ने याद करी है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे बता सकते हो एलन सी सैंपल की परिभाषा कौन सी है। तो आपको याद होगा कि एलन सी सैंपल ने कहा था कि अस्थिर पृथ्वी, कहा था ना, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो 3 कीवर्ड मैंने आपको याद करवाए
करवाए थे। अगर आपको याद है तो पहला तो आपको याद करना है अस्थिर पृथ्वी, दूसरा आपको याद करना है क्रियाशील मानव, और तीसरा आपको याद करना है परिवर्तनशील संबंध। तो ये तीनों कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिए तो आइलैंड सी सैंपल की परिभाषा आपको बच्चों आज नहीं बल्कि जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो हमारा लिखा हुआ है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। भाई एक जगह भिन्न है दूसरी जगह से, वो कैसे भिन्न है, तो इसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्षेत्रीय विभेदन या फिर हमें स्थानिक संगठन या फिर हमें भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र विभेदन मतलब क्षेत्र, एक विभेदन का मतलब होता है अलग होना, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्षेत्र विभेदन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक है प्रादेशिक विश्लेषण, दूसरा है क्षेत्रीय विभेदन, तीसरा है स्थानिक संगठन और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सांख्यिकी का यूज करना है, कंप्यूटर का यूज करना है, तो वो स्थानिक संगठन में जाएगा, स्थानिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जाएगा। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न। यह विचार की भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों और सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, यह किस भौगोलिक दर्शन से संबंधित है। ध्यान से समझना, भौगोलिक वातावरण जो है वो क्या करता है, मानव के क्रियाकलाप और सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो इसमें से क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, निश्चयवाद कहेंगे, संभववाद कहेंगे, नव निश्चयवाद कहेंगे या फिर अस्तित्ववाद कहेंगे। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है संभववाद। ध्यान से समझना, भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलाप और सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब संभावना है, इसका मतलब संभावना है तो वो संभववाद में जाएगा। किस बात की संभावना है कि मनुष्य जो है इस भौगोलिक वातावरण में मनुष्य जो है वो अपने हिसाब से जी सकता है, मनुष्य अपने हिसाब से सुख सुविधाओं का विकास कर सकता है, मनुष्य अपने हिसाब से माहौल का निर्माण कर सकता है। मतलब मनुष्य को पर्याप्त अवसर मिलता है, प्रकृति मनुष्य को पर्याप्त अवसर देती है अपने क्रियाकलाप और सामंजस्य को विस्थापित करने में। तो ये जो है वो किस में जाएगा बच्चों, वो रहेगा संभववाद में। संभववाद का मतलब होता है हर चीज की संभावना मौजूद है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना जिसका नाम है नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद का विचार निम्न में से किसने दिया था। अब ध्यान रखना ये एक नई संकल्पना है, पहले निश्चयवाद आया था फिर नव निश्चयवाद आया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर, रेडजेल या फिर हम्बोल्ट। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ग्रिफिथ टेलर ने ये नव निश्चयवाद की संकल्पना दी है। तो आंसर इसका राइट रहेगा ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद। ठीक है, टेलर नए नए कपड़े सीता है ना भाई, टेलर जिनको याद नहीं होता वो कुछ ऐसे जोड़ दे आपस में, को रिलेट करें। तो नए कपड़े टेलर, नए कपड़े टेलर, तो नव निश्चयवाद टेलर, नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, ऐसे याद कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है। रुको और फिर जाओ, फिर रुको और फिर जाओ। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो इस प्रश्न का रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। क्या है कि संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। तो एक लिमिट होती है हर चीज की, और उस लिमिट को अगर हम पार करेंगे, अगर हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे तो फिर तो नुकसान होगा। तो ये आंसर जो है वो निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है, रुको और जाओ। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। ऑप्शन एक संभववाद, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद या इसमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था बच्चों जो रुको और जाओ जिसका नाम नव निश्चयवाद है और ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई संकल्पना है। याद रखना आपको, रुको और जाओ किसके द्वारा दी गई है, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई ये संकल्पना है। टेलर, और टेलर क्या कहता है कि कोई एक हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, और अगर हमने उस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों नेक्स्ट है,
मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? एक बार फिर से मनुष्य और धरातल यानी प्रकृति के बीच में संबंधों की बात करिए और वो संबंध है संश्लेषित अध्ययन, संश्लेषित संबंधों। तो हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न किया था, तीसरा चौथा प्रश्न था, तो उसमें हमने देखा था ये परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर है बच्चों रेड जेल की परिभाषा है। अब इसी को याद करिए, मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल यानी मनुष्य और फिर प्रकृति, वापस मतलब शब्दों का कीवर्ड का फेर है, धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये संश्लेषित अध्ययन बच्चों रेड जेल ने दिया है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रुको और जाओ निश्चयवाद को हम नव निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर है, अभी हमने देखा था कि जो भाई कपड़े कौन सिलता है, नए कपड़े कौन सिलता है, तो ये एक नव निश्चयवाद की संकल्पना है और टेलर इसके प्रतिपादक हैं। टेलर ने दी है नव निश्चयवाद की संकल्पना, भूलना नहीं है, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? एक बार फिर से, जैसे आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, इसमें से कौन सा नहीं है? तो मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण और वितरण, प्रकृति का मानवीकरण और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर आपको रहेगा कि प्रकृति का जो मानवीकरण है ये मानव भूगोल में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक है मानव प्रकृति की शून्यता है, दूसरा है मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, मानवीय क्रियाकलाप अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी और तकनीकी ज्ञान का स्तर जो है वो निम्न था। तो बच्चों राइट आंसर क्या है कि मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। तो ये मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है, बाकी निश्चयवाद से संबंधित है कि मानव जो है वो प्रकृति की शून्यता था, मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था। भाई उस समय तो कोई तकनीकी थी नहीं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला लिखा हुआ है कि आरंभिक औपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? कब? औपनिवेशिक युग की बात हो रही है। शुरुआती औपनिवेशिक युग में अगर हम बात करें तो वहां पे भूगोल का उपागम कौन सा था? प्रादेशिक विश्लेषण, अन्वेषण और विवरण, स्थानिक संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अन्वेषण और वितरण। ठीक है, अन्वेषण और वितरण। और हमारा अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्या है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग कौन सी विचारधारा ने किया है? मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा या फिर अस्तित्ववादी विचारधारा ने? तो बच्चों इस प्रश्न का, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करने वाली जो विचारधारा है वो है आमूलवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। तो आमूलवादी विचारधारा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने ये हैं 20 प्रश्न जो किए हैं और इसी तरीके से हम इसके और भी प्रश्न करेंगे। अभी हमने रिक्त स्थान वाले करने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के अलावा इसे लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक भी करना है। तो ये ज्योग्राफी की एवरीडे आपको जो क्लास बच्चों मिलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और एग्जाम से पहले हम इसका कोशिश करेंगे 2 राउंड में रिवीजन कंप्लीट कर ले हर टॉपिक का। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो लाइव क्लासें आती है उसका टाइम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सुबह 6 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास आती है। तो इंग्लिश की क्लास सुबह 6 बजे हर रोज आती है। ठीक है, लाइव क्लास आती है। तो अगर आप इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना है आपको 6 बजे की क्लास ज्वाइन करें। और शाम को 8 बजे हमारी हिंदी कंपलसरी की क्लास आती है। शाम को ये हमारी हिंदी अनिवार्य की क्लास आती है। एवरीडे ये भी बिल्कुल लाइव क्लास आती है। तो ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, इनकी हमारी लाइव क्लास भी आती है, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारे बाकी जो सब्जेक्ट है बच्चों, हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो बिल्कुल हम यहाँ पे टॉपिक वाइज बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास आती है और हमारी ज्योग्राफी की क्लास आती है। तो ये तो हमारे, और हिंदी साहित्य की क्लास आती है, तो 12th की क्लास है। इसी के साथ साथ हमारी 10th की क्लासें आती है। मैथमेटिक्स की 7 बजे लाइव क्लास रहती है, सुबह 7 बजे। और हमारे इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान की भी 10th क्लास की क्लासें आती रहती है। तो इस तरीके से हमारे इस चैनल पे बच्चों आपको
आपको जो सब्जेक्ट है, भिन्न-भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स की हम बोर्ड एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं और इसी तरीके से हमारी क्लासें लगातार जारी रहेगी। तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।